दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का एक मॉडल पेपर जिसमें हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों जब तक ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है आपको वीडियो नहीं बंद करना है। दोस्तों आपको ठान लेना है कि हमको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज सीख लेना है। और दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। दोस्तों पहला मॉडल पेपर को 22 लाख लोगों ने देखा है, आप जाकर के देख सकते हैं उसको। 22 लाख लोग देखा है। और एक और मॉडल पेपर है जिसको 8 लाख के करीब स्टूडेंट ने देखे हैं। तो दोस्तों आपको भी ये मॉडल पेपर को पूरा देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सीख लेना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न को। तो देखिए कहता है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। दोस्तों 7/20 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपको भागा देकर एग्जाम में नहीं देखना है, क्योंकि भागा देकर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सीधे क्या करना है, हर का फैक्टर तोड़ देना है। तो हम लोग अगर 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 5। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 5। अब देखना है कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या तो नहीं है। तो देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या रहता तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कहता है पाई है एक। दोस्तों पाई जो है वो कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 22/7 कैसी संख्या है। तो दोस्तों 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन अगर आपको घुमाकर पूछेगा तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 22/7 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पाई को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है 2 संख्याओं का मस यानी कि महत्तम समावर्तक 15 है तथा लस यानी कि लघुत्तम समावर्तक 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है, यानी कि 2 संख्याओं का लस और मस दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है कितना, 5। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। देखिए इसमें क्या होता है, LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, अगर एक संख्या A है दूसरी संख्या B है तो A गुने B हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर LCM कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। और एक संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपको दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 5 को इस तरफ लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा और 105 में 3 गुना करेंगे कितना आएगा, तो 105 तिहाई 315, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कौन अपरिमेय संख्या है यही आपको पता लगाना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर -9 बटा कितना है, √16 है। तो देखिए इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं तो कितना लिखेंगे, -9 और बटा कितना लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद बी में देखिए √3/5 है। तो दोस्तों इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको देखिए चेक कीजिएगा, तो इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 6 6 36 और 8 × 8 करेंगे तो 64, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/8। लेकिन हम लोग √3/5 को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए
कहता निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि देखिए द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, तो द्विघात समीकरण कहते हैं जिसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होता है क्या चीज़, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये कौन इस फॉर्म में है, वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन चेक कीजिए, तो यहाँ पर जो x है वो रूट के फॉर्म में है, तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर x³ है, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2x² है। उसके बाद देखिए इस तरफ 2x, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी x² हो जाएगा और 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अब देखिए ये बच के इसको चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पर x अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस x² प्लस 1 और बराबर 2, और इसको करेंगे तो क्या हो सकता है, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है 188/220 का सरलतम रूप है। दोस्तों 188/220 का सरलतम रूप है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो फिर से 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए 47 और कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 55। 55 चौका 220 होता है, 47/55 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। दोस्तों किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप अगर वीडियो लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है नया वीडियो बनाने का। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से लाइक को करिए और टारगेट को पूरा कर दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कहता है किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है, यानी कि कोई पूर्णांक p है, इसके लिए विषम संख्या का रूप कौन सा हो सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2p + 1, b दिया हुआ है 2p, c दिया हुआ है p और d दिया हुआ है p + 1। अब देखिए विषम पूर्णांक p है, यानी कि किसी पूर्णांक p यानी कि कोई पूर्णांक संख्या है p, इसके लिए कौन सा यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन वो हमेशा विषम संख्या आएगा। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2p + 1, यानी कि p के जगह पर कोई भी संख्या लेंगे और इसमें मान पुट करेंगे तो यह हमेशा विषम संख्या आएगा। जैसे हम लोग p के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, देखिए विषम संख्या। अगर 3 लेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, देखिए विषम संख्या। अगर 8 लेते हैं तो 8 दूना 16 और 1 17, यानी कि यह इसमें अगर हम लोग मान पुट करेंगे तो हमेशा विषम संख्या आएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न। देखिए कहता है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या है, PR तथा PS खींची गई है। PR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PS बराबर, दोस्तों देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है। दोस्तों एक वृत्त, इस तरह से वृत्त यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसका केंद्र है जो क्या है, O है। तो कहता है कि इसके बाह्य बिंदु से, दोस्तों कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु P से, यानी कि बाहरी बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है वो P है, तो कहता है इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। इस तरह से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई क्या है, तो एक यहाँ पर RP है और दूसरा क्या है, PS है, इस तरह से है। तो देखिए जब इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा जाता है वृत्त पर तो दोनों रेखा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए PR, यानी दोस्तों PR बराबर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर PS क्या होगा, PS भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको इस तरह से बनाना है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा
त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यानी कि इतना बराबर क्या है। तो दोस्तों ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा गया, यानी कि त्रिघात बहुपद में ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटा ए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि कह रहा है कि देखिए ग्राफ है, तो कह रहा है कि इसका जो आलेख है वो दो समांतर रेखाएं, यानी कि इस तरह से मान लीजिए कि दो समांतर रेखाएं हैं, तो इसका हल है वो क्या होगा। तो दोस्तों जब रेखाएं समांतर होती है तो उसका अनगिनत हल होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग है। दोस्तों ये देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि शून्यकों का योग क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसको आप लोग याद रखिए, माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पर बी के जगह पर कितना है, -5 है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पर -5 लिखेंगे और बटा ए कितना है, ए की जगह पर 2 है। तो देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट का कन्फ्यूजन कहाँ पर रहता है, यहाँ पर सीधे माइनस बी बटा ए देखेंगे और सीधे देखेंगे माइनस बी बटा ए, यानी कि -5/2 डायरेक्ट आंसर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको एग्जाम में सोच समझ के बनाना है। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है, इसलिए बहुत मायने रखता है 1 मार्क्स, इसलिए ये सब प्रश्न को छोटा छोटा प्रश्न में आपको गलती नहीं करना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है कि समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। दोस्तों इसमें मूलों की प्रकृति निकालना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले विवेचक का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसमें बी कितना है, तो बी 0 है, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा, माइनस उसके बाद 4 कितना, सॉरी 4 लिखेंगे, 4 ए कितना, तो एक यहाँ पर ए की जगह पर 9 है और सी कितना है, सी -1 है। अब देखिए सबको गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 36 माइनस 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 36। अब देखिए 36 है वो प्लस में है, यानी कि जब प्लस में रहेगा तो वास्तविक होगा और माइनस में रहेगा तो आभासी होगा। तो देखिए यहाँ पर वास्तविक है। उसके बाद देखिए अगर 0 रहेगा तो समान रहेगा और 0 से बड़ा या छोटा रहेगा तो असमान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 36 है, यानी कि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कहता यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, यानी कि दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और दूसरा पी क्यू आर है और दोनों समरूप है। कहता है कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण आर बराबर 80 डिग्री, कोण बी बराबर, यानी कि आपको कोण बी का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा, यानी कि ये दो त्रिभुज जब आपस में समरूप होगा, इसको देखिए ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी हो गया और दूसरा क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो इसका जो सम्मुख कोण होगा, यानी कि कोण ए, यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए बराबर क्या होगा, कोण पी होगा। उसके बाद कोण बी किसके बराबर होगा, तो कोण बी होगा कोण क्यू के बराबर, और कोण आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण आर होगा वो, सॉरी कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो और आप लोग जानते होंगे कि तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग 180 डिग्री देखिए जोड़ के निकालते हैं, 42 डिग्री और प्लस कोण आर, तो कोण आर होगा कोण बी के बराबर, तो यहाँ पर 80 डिग्री कोण बी को लिख सकते हैं। अब प्लस कोण सी मान लीजिए, यहाँ पर किसका वैल्यू फाइंड करना है, कोण बी का वैल्यू फाइंड करना है।
तो देखिए यहाँ पर समरूप त्रिभुज है, तो आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से समरूप होता है। तो यहाँ पर 42 डिग्री और 180 डिग्री, और प्लस मान लीजिए कि यहाँ पर कोण बी का वैल्यू निकालना है, और बराबर में क्या कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 2 हो गया, और 8 4 12 यानी कि 122, 122 प्लस कोण बी और बराबर कितना 180। अब देखिए 180 में 122 घटाइए, यहाँ पर देखिए घटा देते हैं, 180 में 122 घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया 5 बच गया, यानी कि 58 डिग्री हमारा आंसर आ गया। देखिए 58 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन किसके बराबर है, क्योंकि दोस्तों कौन ए कौन पी की इस तरह से आप लोग करके खुद से देख लीजिए। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। दोस्तों इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य कौन होगा, तो देखिए इसका डायरेक्टली हो जाएगा एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि रूट प्लस माइनस 5 होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन, देखिए 16वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए के का मान है। दोस्तों अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा, तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए इसका कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। तो देखिए a1 कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, a2 कितना है, तो a2 यहाँ पर क्या कितना है 2 है, तो यहाँ पर उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बराबर लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग बराबर यहाँ पर देखिए किस लिए लिखे हैं उसको आपको बताते हैं। उसके बाद b1 कितना है k है, और b2 कितना है, b2 यहाँ पर 5 है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ 2k बराबर कितना हो जाएगा, 2k बराबर 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और k बराबर कितना हो गया 15 बटा 2 हो गया, यानी कि k बराबर नहीं होना चाहिए 15 बटा 2 के। इसको इस तरह से आपको बनाना है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा k बराबर नहीं, यानी कि k इक्वल नॉट इक्वल टू 15/2। चलिए उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। दोस्तों कौन समांतर श्रेणी में है ये आपको बताना है, तो आप लोग घटा करके देख लीजिए दूसरा पद में से पहला पद और बताइए कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो हमको लगता है कि ऑप्शन डी ही समांतर श्रेणी में है, आप घटा करके देख लीजिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। बाकी ये तीनों समांतर श्रेणी में नहीं, आप चेक करके देखिए, इसमें इसे घटाइए और इसमें घटाइए, अगर दोनों में डी का वैल्यू अगर सेम आया तो समझिए कि समांतर श्रेणी में है, अगर नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए कहता है बिंदु -12 और -12 किस पाद में है, यानी कि किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव होता है तृतीय पाद में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आप देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट होता है वो इस तरह से होता है, पहला पाद में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, और चौथा में होता है क्या चीज़, चौथा में होता है देखिए एक्स होता है वो पॉजिटिव में होता है, और वाई होता है वो निगेटिव में होता है, मतलब कि ये होता है देखिए इस तरह से। अब क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पर हो गया ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स डैश अक्ष, और ये होता है वाई डैश, यानी कि वाई इस तरफ निगेटिव में होता है और वाई इस तरफ पॉजिटिव में होता है। उसी प्रकार से एक्स इस तरफ पॉजिटिव में होता है, इस तरफ निगेटिव में होता है। और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स को, तो देखिए इस तरफ एक्स पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले एक्स यहाँ पर पॉजिटिव और वाई है वो निगेटिव में है, तो यहाँ उसी तरह से देखिए इस तरफ दोनों पॉजिटिव में है, इस तरफ आइएगा तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है वो निगेटिव में है, तो एक्स को हम लोग पहले लिखते हैं तो निगेटिव हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो इसको इस तरह से आप सिंपल तरीका से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप इस बात कर लीजिएगा, हमको पता है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए 19वां क्वेश्चन, ये आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो दोस्तों इसमें सही सूत्र क्या है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, ये दोस्तों एस एन का सूत्र होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, और दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा गलत करते हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इसको कैसे बनाना है, क्योंकि दोस्तों एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार बता देंगे तो आप इसको चुटकी में बना लीजिएगा। देखिए कहता है द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का
विभक्तर होगा। अब दोस्तों विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर आप लोग जानते होंगे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए गलती क्या का स्टूडेंट करते हैं, डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो इसको सही कर देते हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ए के जगह पर बी है और बी के जगह पर ए है। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लिखेंगे होगा क्या चीज़, ए स्क्वायर माइनस 4 और ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर देखिए यहाँ पर बी है तो 4bc यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4bc यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो आपको पहले देख लेना है कि ए के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है। तो इस प्रश्न को इस तरह से आपको बनाना है, नहीं तो आप हमेशा इसको गलत कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसकी शीर्ष कितना है -4,0 0,3 और क्या है 0,0 है। तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग सूत्र पर क्षेत्रफल निकालिए। हम देखिए इसको शॉर्ट में थोड़ा सा क्षेत्रफल इसका निकाल देते हैं। 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 0, 3 और 0 आप लोग खुद से निकाल लीजिए। उसके बाद 0 0 0 है दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 4 × 12, कितना होगा 4 × 12 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। दोस्तों अगर आप लोग इसका यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आप लोग शॉर्ट में फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो में कमेंट कीजिए कि सर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला बताइए। दोस्तों वो शॉर्ट फार्मूला आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको अप्लाई करना है, ना कि सब्जेक्टिव में। दोस्तों सब्जेक्टिव में आपको जो इसका त्रिभुज निकालने का सूत्र है उस पर आपको निकालना है, और अगर आपको शॉर्ट में सीखना है ऑप्शन देखिएगा और आंसर इसका बता दीजिएगा। अगर वो वाला मेथड आपको सीखना है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म, इतना कमेंट कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। अगर 100 लेखा का भी कमेंट आ गया तो हम उसका वीडियो बना देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। कहता है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए सर्वांगसम क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम कहने का मतलब हुआ तीनों भुजा यानी कि और तीनों कोण बराबर होना चाहिए, तो इसको कहते हैं सर्वांगसम। लेकिन समरूप के केस में सिर्फ कोण बराबर रहेगा तो उसको हम लोग समरूप कह देते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन। दोस्तों 23वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि यदि बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक a और b है तो 4 × a + b बराबर वाट, यानी कि इसका मान आपको निकालना है। तो दोस्तों आपको शून्यक दिया हुआ है कि a और b है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a + b का वैल्यू निकाल देंगे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, और 4 × a + b करना है तो इसमें 4 हम लोग गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4 × 12 हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन को। देखिए 24वां क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग। दोस्तों 24 पदों का आपको योग निकालना है। तो देखिए इसमें आपको n बराबर कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। a बराबर कितना दिया हुआ है, तो a बराबर आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसमें d का वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा, d का वैल्यू 5 3 8 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसमें एस एन बराबर फार्मूला अप्लाई कर देना है। एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 यानी कि 12/2 × 2a यानी कि 5 दूना 10, यहाँ पर क्या होगा, तो उसके बाद प्लस n - 1 × d कर देना है, प्लस n - 1 यानी कि 24 में से 11 कितना बचा, 23 × d कितना, d है 3। दोस्तों इसको आप लोग सोल्यूशन कीजिए और आप लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 948 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन को।
देखिए कहता है कि बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से। दोस्तों सबसे पहले मूल बिंदु हम किसको कहते हैं, देखिए मूल बिंदु पहले जान लीजिए। तो जिसका निर्देशांक 0,0 होता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए कि कौन सा मूल बिंदु का है। तो यहाँ पर 0,0 से 5,5 के बीच में दूरी निकालना है। तो देखिए मूल बिंदु से अगर दूरी निकालना रहेगा तो सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, √x² प्लस y²। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी कि √50। तो √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 में 5 बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 5√2 हो जाएगा। देखिए इसको अंदर करेंगे तो 25 5 5 25 और दूना 50, √50 का वैल्यू यही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। अब चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये प्रश्न आपसे अगर बनता है तो बना लीजिए, और नहीं बनता है तो ही यहाँ पर देखिए। देखिए कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13, BC बराबर 12 तथा AC बराबर 5, तो कहता है कौन सी का वैल्यू। दोस्तों इसमें आपको कौन सी का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि त्रिभुज समकोण तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि त्रिभुज समकोण है या फिर नहीं है। तो दोस्तों बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ कीजिएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर 25। अब दोनों को जोड़िएगा तो 169 बराबर 169 आ गया, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर समकोण कौन सी भुजा होगा, तो यहाँ पर कौन सी भुजा होगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 90 डिग्री। अगर इस तरह का सवाल आएगा तो ज़्यादातर केस में इसका आंसर 90 डिग्री ही होता है। आप लोग जान लीजिए, आपको चेक कर लेना है कि क्या यह त्रिभुज समकोण है या फिर नहीं है। आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको चेक कर लीजिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ पर प्रूव हो जाता है तो इसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन। दोस्तों 27वां क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 6,10 की कोटि है। दोस्तों इसमें आपको कोटि का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें कोटि का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बाई होता है वो कोटि होता है। तो 10 कोटि कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4,9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। दोस्तों आपको अगर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और पूछे कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो सीधे इसका स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 16:81। तो देखिए 16:81 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए कहता है बिंदु ए 5,2 और बी 9,5 के बीच की दूरी है। दोस्तों इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो √x2 - x1, यानी कि 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बच गया, और प्लस 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। सॉरी यहाँ पर देखिए क्या था, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और प्लस 9, यानी कि 16 9 25, यानी कि √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन। और दोस्तों 30वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, और AD बटा DB बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो AE का सन्निकट मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। सबसे पहले फिगर पा लीजिए, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। कहता है कि DE समांतर BC, यानी कि BC के समांतर एक DE भुजा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम लोग थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AD बटा BD बराबर AE बटा EC हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है, आप लोग जानते होंगे थेल्स प्रमेय। दोस्तों अगर थेल्स प्रमेय के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के यूट्यूब में सर्च कीजिए हाई टारगेट थेल्स प्रमेय, तो आ जाएगा, उसको जाकर के देख लीजिए। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार यहाँ पर इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें हम लोग मान पुट करेंगे, तो इसमें हम लोग मान कैसे पुट करेंगे, तो AD बटा
बी डी कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4। अब दोस्तों ए ई, तो ए ई का वैल्यू हमको पता नहीं है और इसी का वैल्यू भी हमको पता नहीं है, सीधे ए सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ई सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए ई को लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ पर ए सी माइनस यहाँ पर सी ई, ए सी माइनस सी ई लिख सकते हैं। और नीचे में हम लोग लिख देंगे सी ई लिख दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3CE, कितना होगा 3CE बराबर, यहाँ पर देखिए ए सी के जगह पर आप लोग 15 पहले रख दीजिए। देखिए ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 15 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 15 चौके 60, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4CE। अब देखिए इस तरफ 4CE जाएगा तो कितना होगा, 4 3 7CE, 7CE बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। तो हम लोग को सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी बराबर कितना होगा, 60/7। और यहाँ पर वैल्यू किसका पूछा गया है, तो वैल्यू पूछा गया है यहाँ पर ए ई का। तो दोस्तों यहाँ पर ए ई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए ई का वैल्यू निकालना है तो ए सी में से सी का वैल्यू हम लोग घटा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.43, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप लोग घटा करके खुद से देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि जगह नहीं है तो इसको यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिए। क्योंकि अब कैलकुलेशन सिर्फ बचा है, मेथड आपको हम बता चुके हैं। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको हम पर्सनली समझा देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी आपको समझा देंगे। तो चलिए उसके बाद हम लोग 31वां प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों 31वां प्रश्न कहता है समांतर श्रेणी 4,9,14,19 ... का कौन सा पद 109 है, यानी कि इसका कौन सा पद है वो 109 है, इसको आपको निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 109 दिया हुआ है। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके बाद इसमें डी का वैल्यू कितना है, तो देखिए 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, मतलब कि इसमें डी का वैल्यू 5 है। अब देखिए इसको कैसे फार्मूला पर सेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए टी एन कितना दिया हुआ है, तो 109 दिया हुआ है, तो सबसे पहले 109 लिख दिए। उसका देखिए बराबर में ए प्लस, तो ए कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और प्लस एन माइनस 1, यानी कि हमको निकालना है कैमा पद है, तो एन माइनस 1 लिख दिए। अब डी कितना है, तो डी 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 4 इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में, तो 109 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 105 बच जाएगा, 105 बच गया। 105 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 है इस तरफ, वो गुना में है तो इस तरफ जाकर हो जाएगा भागा में, तो इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से कैंसिल हो जाएगा, 21 से हो जाएगा, और 21 बराबर कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए n बराबर क्या होगा, तो n बराबर होगा 21 और प्लस 1 यानी कि 22, यानी कि इसका जो 22वां पद होगा वो 109 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 22वां। उसके बाद आइए 32 नंबर सवाल में। देखिए 32वां क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान है, यानी कि आपको tan थीटा का मान दिया हुआ है और sin थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना आ गया, तो 12 आ गया, और B का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए H का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो H का वैल्यू निकालेंगे P² प्लस B² का रूट अंडर करेंगे, तो देखिए इसका होगा 144 और प्लस 25 169, यानी कि H का वैल्यू आएगा वो 13 आ जाएगा। इसको आप फाइंड करके देख लीजिए, H का वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा। और आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब देखिए P कितना है, तो P है 12, और देखिए H कितना है, तो H है 13, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, 12/13 हो गया। अब देखिए 12/13 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आइए 33वां क्वेश्चन में। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है बिंदु A -7,5 और B 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के
मध्य बिंदु का नियामक है। दोस्तों आपको मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि इसका मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा। तो देखिए हम लोग मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर -7 और +4 करेंगे और बटा 2 करेंगे और उसके बाद इस तरफ देखिए 5 + 2 और बटा 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर -7 है और +4 कितना आएगा, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो -3 बटा 2 कौमा क्या आ गया 5 2 7 बटा 2, यानी कि -3 बटा 2 कौमा 7 बटा 2 हमारा आंसर होगा। अब देखिए किस में है -3 बटा 2 कौमा 7 बटा 2, तो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 34वां क्वेश्चन कहता है यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। यानी कि कहता है कि कोई मीनार है और यहाँ से जो सूर्य का कोण है, यानी कि सूर्य का ऊंचाई का जो कोण है उन्नयन कोण वो कितना है 60 डिग्री है। दोस्तों 60 डिग्री है तो यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री इस तरह से लिख लेंगे और कह रहा है कि 30 मीटर लंबी छाया, यानी कि छाया कितना बना रहा है, तो 30 मीटर बना। तो मान लीजिए यह 30 मीटर है तो कह रहा है कि इस उदग्र मीनार की लंबाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए कि मीनार है वो ए बी है और यहाँ सी मान लीजिए कोई बिंदु है जहाँ पर कोण है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो इसमें हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, tan 60 डिग्री बराबर पी बटा करेंगे बी, तो पी कितना है ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और ए बी बटा बी सी कितना है 30 है, तो यहाँ पर लिखती है 30। अब देखिए यहाँ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3 होगा, तो यहाँ पर √3 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कि बटा में लिखे हैं, यहाँ पर tan 60 के जगह पर लिखे हैं √3। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 30√3। दोस्तों कितना हो जाएगा 30√3, तो हमारा उत्तर क्या होगा 30√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 35 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। देखिए कहता है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, यानी कि दो खंभा है, यानी कि दो पोल मान सकते हैं और उसकी ऊंचाई कितना है, एक का है 6 मीटर और दूसरे का है 11 मीटर। कहता है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपर सिरों के बीच की दूरी क्या है। देखिए दूरी है, यानी कि इसके देखिए अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि समतल जमीन है और इस पर दो खंभा, एक 6 मीटर का है और एक जो है वो 11 मीटर का है और कह रहा है कि इसके, यानी कि मान लीजिए कि ये ए बी हो गया और दूसरा है वो बी सी है, मान लीजिए सॉरी बी सी नहीं मानिए, यहाँ पर सी डी मानिए, यहाँ पर देखिए सी डी है। अब देखिए कह रहा है कि पहला 6 मीटर है और दूसरा 11 मीटर है और कह रहा है कि इसके पाद के बीच की दूरी, मतलब कि इसके जो जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर से इसका दूरी कितना है, तो 12 मीटर है। अब कह रहा है कि इसको सिरों के बीच, यानी कि ए से सी तक का जो दूरी होगा वो निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से एक समांतर रेखा खींचेंगे, किससे, तो बी डी के समांतर यहाँ पर रेखा खींच दिए। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि पॉइंट ई हो गया, तो देखिए जितना बी सी होगा सॉरी कि जितना बी डी होगा उतना ही ए ई होगा, मतलब कि ये भी 12 होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए आपको दिया हुआ है कितना 6 मीटर, ये भी कितना है 6 मीटर है, तो हमको क्या होगा डी ई बराबर डी ई भी हो जाएगा 6 मीटर। अब देखिए हमको पहले ई सी निकालना, पहले देखिए हम लोग ई सी निकाल लेते हैं। तो ई सी निकालने के लिए क्या करेंगे 11 - 6 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका आधार कितना है, तो 12 मीटर है और लंब कितना है, तो यहाँ पर 5 मीटर है। तो हमको कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो कर्ण का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग सीधे इसका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया और दोनों का अंडर रूट कीजिए, आपका वैल्यू कितना आएगा, तो 13 आएगा। सोल्व कीजिएगा तो 13 आएगा, मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा 13 मीटर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 36वां क्वेश्चन में, देखिए 36वां क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी
त्रिज्याओं का अनुपात है। दोस्तों आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का अंडर रूट कर देना है, यानी कि अंडर रूट 9 अनुपात अंडर रूट 1। अब देखिए 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट 1 का कितना होगा, 1 होगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया कितना, 3:1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि 4,5,2,3,3 का बहुलक है। देखिए इसमें बहुलक कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या आया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि 2 है 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि देखिए 2 है वो 3 बार आया है, और बाकी संख्या देख लीजिए नहीं है 3 बार, तो हमारा बहुलक क्या होगा, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 38 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखिए। देखिए कहता है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन। तो दोस्तों आयतन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो तीनों को आप गुना कर दीजिए, तो देखिए तीनों का गुना करेंगे तो 15 गुने यहाँ पर हो जाएगा 12 और गुने 4.5। देखिए यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे, बटा में कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर से काट देते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 और 6 दूना 12, मतलब कि 6 तिहाई 18, यानी कि 18 गुने 45 कीजिए। दोस्तों 18 गुने 45 कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, तो 18 गुने जब 45 कीजिएगा तो 810 प्राप्त होगा। दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 810 प्राप्त होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 810 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन में, और दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझिए। देखिए कहता है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए कहता है कि थीटा कोण है, तो थीटा कोण है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुने थीटा बटा हम लोग 360 डायरेक्ट कर देंगे। अब देखिए आपको ये कहाँ पर मिल रहा है कि पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 आपको कहीं पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन ए चेक कीजिए, बी चेक कीजिए, सी चेक कीजिए और डी चेक कीजिए। तो देखिए आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है कि पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए थीटा बटा 720 दिया हुआ है और गुने 2 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम लोग जब 720 को काटेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। और दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली ये दिया हुआ रहेगा तो आपका आंसर यही सही होगा, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा कि किस में हमारा आंसर है वो आ सकता है। उसके बाद आइए 40वां क्वेश्चन में, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। देखिए कैसे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे, सॉरी 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो अब हमारा आंसर है वो नहीं आएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट कहाँ पे हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन ए और एक जगह 1 प्लस साइन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक जगह 1 माइनस साइन ए और एक जगह 1 प्लस साइन ए होना चाहिए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा क्या चीज़, कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए से हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इतना पर हमारा आंसर आ गया। आप मुझे बता दीजिए, हम इस पर ज़्यादा ध्यान अभी नहीं दिए हैं। तो आपका अगर आंसर आ जाता है, एक बार चेक कर लीजिए कि इस पर आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सुधार लेना है। अगर आ जाता है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, अगला वीडियो में आपको सभी को ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह है। दोस्तों इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए 130 और क्या है 110 है, तो दोनों को जोड़ करके भागा दीजिए तो क्या आएगा, 120 आएगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 2 से भागा दीजिएगा।
उसके बाद आइए 42 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 42वां क्वेश्चन कहता है tan 57 डिग्री बटा cot 33 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सोचने वाला स्टूडेंट के लिए, जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमको मान पता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर 33 डिग्री और 57 डिग्री देख करके उनका दिमाग है वो घूम जाता है। तो देखिए उनके लिए बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। तो इसमें एक टर्म को चेंज कर देना है, इसमें सिर्फ एक टर्म को चेंज करना है। तो देखिए tan 57 डिग्री को हम लोग cot 33 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा पर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 33 डिग्री हो जाएगा। और cot 33 डिग्री कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। या फिर आप cot 33 डिग्री को tan 57 डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है। दोस्तों एक पासा को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए हम लोग पासा फेंकते हैं तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उसके बाद और कोई संख्या इसके अलावा नहीं आएगा। अब देखिए इसमें सम संख्या कितना है, तो एक 2 है, एक 4 है, एक 6, मतलब कि इसमें 3 सम संख्या है। तो यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे तो 3 बटा टोटल कितना है, 6 है, यानी कि 3 बटा 6 हमारा आंसर होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए तो 1 बटा 2 हमारा आ गया, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 बटा 2 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आइए 44 नंबर क्वेश्चन में। और देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको देख करके डरना नहीं है। देखिए फिगर वाला क्वेश्चन को आपको देख कर डरना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 115 डिग्री, तो कोण ए पी बी, यानी कि आपको ये कोण का मान दिया हुआ है। देखिए ये कोण का मान दिया हुआ है और ये कोण का मान पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों जब इस तरह का कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर देखिए दो जो अति रेखा है, स्पर्श रेखा है, वो वृत्त पर खींचा हुआ है बाहरी बिंदु से, और ये दोनों के अगर केंद्र में मिलाएंगे, यानी कि इस पर अगर लंब खींचेंगे तो ये जो कोण बनेगा इससे दुगना बनेगा। ये थ्योरी है, इसको आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए 115 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर इसका आधा बनेगा, तो इसका आधा कितना होगा, 115 का आधा कीजिए तो देखिए 115 का आधा हो जाएगा 57.5 डिग्री, यानी कि 57.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए बराबर। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों में 5 है वो कॉमन लेते हैं। देखिए 5 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, तो यहाँ पर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया। अब देखिए 5 और देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, यानी कि 5 गुना 1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 5 होगा। देखिए 5 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या चीज़, ए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 46वां क्वेश्चन कहता है एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। दोस्तों एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो 1 होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 1। और दोस्तों अगर पूछेगा कि इसमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो देखिए हम लोग इसको कैसे देखेंगे, तो जो जो 0 से छोटा, यानी कि कहने का मतलब हुआ 0 से छोटा रहे, यानी कि निगेटिव में रहे, और 1 से बड़ा रहे, वह घटना की प्रायिकता नहीं होगा। घटना की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब कि 0 भी होगा और 1 भी होगा, और इसके बीच में जितना भी संख्या आएगा वो घटना की प्रायिकता हो सकता है। लेकिन जैसा ही 1.5 दे दिया, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, ये सब घटना की प्रायिकता नहीं होगा। या फिर -1 दे दिया, -2 दे दिया, इस तरह से देगा ना, तो घटना की प्रायिकता नहीं होगा। सिर्फ 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 0 रहे तो ही चलेगा और 1 रहे तो भी चलेगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 47 नंबर सवाल। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन cos 30 डिग्री के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब देखिए हम लोग मान चेक करके देखेंगे किसका मान है, वो √3/2 है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है cos 45 डिग्री, तो इसका मान होता है 1/√2। उसके बाद देखिए tan 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। उसके बाद देखिए sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
उसके बाद आप cos 60 को भी चेक कर सकते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना आता है, 1/2 आता है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आइए 48वां क्वेश्चन में, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखिए बहुलक दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 49वां क्वेश्चन, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और देखिए कौसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर में है तो यहाँ एक साइन बच जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। कहता है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिच्छेदी वृत्त किसको कहेंगे, तो देखिए दो वृत्त जब आपस में प्रतिच्छेदी करता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी वृत्त, और इस पर उभयनिष्ठ मतलब कि वैसा स्पर्श रेखा जो दोनों से होकर गुजरना चाहिए। तो देखिए इस पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखा गुजर सकता है जो दोनों का उभयनिष्ठ हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा, दो, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप फिगर देख करके क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको अल्फा और बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान भी 45 डिग्री है और बीटा का मान भी 45 डिग्री है। और देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 45 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री का मान आपको डायरेक्टली पूछा गया है। देखिए आपको साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आप त्रिकोणमिति के सभी मानों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कम से कम आपको 90 डिग्री तक मान सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए कहता है दिए गए आकृति में x का मान होगा। दोस्तों आपको आकृति दिखा देते हैं कि कौन सा आकृति है, देखिए ये है, और इसमें आपको x का मान बताना है कि इसका x का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि कोई वृत्त है और इसके बाहरी मानी को बाहरी बिंदु से अगर इस पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखाओं का जो लंबाई होगा वो सेम होगा। ये आप जानते होंगे कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होगा वो सेम होगा। अब इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए बी दिया हुआ है, उसके बाद आर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्यू दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दोनों स्पर्श रेखा कौन है, एक बी आर है और एक बी क्यू है। तो यहाँ पर देखिए इसका जब 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अपने से दिमाग लगाइए, जब यहाँ से बी क्यू का वैल्यू 10 है और पूरा मिलाकर 20 है तो उधर भी हो जाएगा 10। जब ये 10 हो गया तो ये भी हो जाएगा कितना 10, तो ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, और देखिए इस तरफ 6 सेंटीमीटर है और इस तरफ कितना है, तो इस तरफ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 6 यानी कि 10 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 और 6 16 सेंटीमीटर। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या था, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 16 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सबसे आसान लगा होगा, और जब इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आपको चुटकी बजा करके इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 53 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। देखिए कहता है एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेमी है और इसकी ऊंचाई 12 सेमी है तो शंकु का आयतन होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको व्यास दिया हुआ है तो इसको हम लोग त्रिज्या में कन्वर्ट कर देंगे। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद यह ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि शंकु का आयतन, तो दोस्तों शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो देखिए हम बैठा के बताते हैं। तो 1/3 हो गया, और पाई का आपको मान पाई ही रह देना है क्योंकि आंसर आपका सभी पाई में दिया हुआ है। और उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर कितना है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, और एच कितना है 12 हो गया। देखिए यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से 4 तिहाई 12 करेंगे तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 यहाँ पाई सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए 54वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको भी आप चुटकी बजाकर बना दीजिएगा। देखिए कहता है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा है। दोस्तों वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने होता है भुजा। अब देखिए √2 गुने भुजा, तो यहाँ पर देखिए √2 अगर हम लोग इसको दोनों को अगर बराबर करेंगे तो √2 से √ कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना भुजा, और भुजा बराबर कितना बच जाएगा 16 सेंटीमीटर बच जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, देखिए कहता है यदि साइन पी बराबर साइन क्यू तथा पी और क्यू न्यून कोण हो तो, यानी कि कह रहा है कि साइन पी है वो साइन क्यू के बराबर है तथा पी और क्यू दोनों न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। दोस्तों न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कंडीशन है वो सत्य हो सकता है, या पी बराबर क्यू हो सकता है, या पी बड़ा हो सकता है क्यू से, या फिर क्यू बड़ा हो सकता है पी से, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अब देखिए अपने से दिमाग लगाइए कि साइन यहाँ पर दोनों साइन में है, तो देखिए अगर हम लोग साइन 30 डिग्री को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2 होता है। अब देखिए दोनों तो बराबर है नहीं। अब देखिए कर रहा है कि उसके बाद 45 डिग्री भी चेक कर लीजिए, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। अब देखिए दोनों में कोई कंडीशन तो आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि साइन पी और साइन क्यू का भी बराबर नहीं हो सकता है। दोनों बराबर कब होगा, जब पी का वैल्यू क्यू का वैल्यू बराबर होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए जैसे साइन अगर मान लीजिए कि पी की जगह पर कितना है, तो पी की जगह पर मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, तो कभी बराबर नहीं होगा। यानी कि यह कंडीशन तभी फॉलो करेगा जब पी और क्यू दोनों सेम वैल्यू होगा, यानी कि बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 56 नंबर सवाल कहता है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होगा। यानी कि आपको सीधे सीधे आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, जिसका त्रिज्या कितना है, तो आर सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है एच सेंटीमीटर है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2πRh, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है 2πRh। अब आइए अगला प्रश्न में, देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है 14 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कि आपको अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और आपको व्यास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको त्रिज्या में कर लेंगे, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 3πr²। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3 पाई का मान पाई ही रहने देंगे, उसके बाद आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 49 में 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 147, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आइए 58 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 58 सवाल कहता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। दोस्तों कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर ए है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में QR/PQ बराबर, यानी कि कह रहा है कि जो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है
पी क्यू आर और उसमें क्यू आर और बटा पी क्यू बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिख रहा होगा जिसमें एंगल है वो यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा। अब देखिए अल्फा एंगल है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होगा यानी कि पी होगा, और इसके नीचे क्या होगा, जो छोटी भुजा होगा, सबसे बड़ी भुजा तो एच हो गया, और सबसे छोटी भुजा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अथी कहेंगे, आधार कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, तो इसको हम लोग पी लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि क्यू आर, दोस्तों क्यू आर बटा पी क्यू, तो दोस्तों क्यू आर बटा पी क्यू मतलब कि बी बटा पी, दोस्तों बी बटा पी कर रहा है। अब देखिए बी बटा पी बराबर क्या होगा, तो बी बटा पी बराबर होता है क्या चीज़, किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट अल्फा का होता है। दोस्तों कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, बी बटा पी, और अगर टेन अल्फा कहेगा तो पी बटा बी होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तभी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में सॉल्व होंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कॉट अल्फा। उसके बाद आइए 60 नंबर क्वेश्चन में, और दोस्तों इसका आपको धांसू ट्रिक देंगे। देखिए कहता है 0.4 और 7 पर रेकरिंग है और कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आपको ट्रिक बताते हैं कि जब इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या दिमाग लगाना है, तो देखिए जिस पर रेकरिंग रहेगा और जो संख्या छूटा हुआ रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ देखिए 4 है और उसके बाद 7 है, तो 7 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 47 में हम लोग 4 को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 47 को हम लोग 47 में हम लोग 4 घटा देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में हम लोग 0 लिखेंगे, यानी कि 90 हो गया। अब देखिए 47 माइनस 4 कितना हो गया, 43 हो गया, और 43 बटा 90 अगर लिख दिए तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 43 बटा 90। अब थोड़ा सा और देखिए समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और संख्या रहता, मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया आपको 0.23 और उसके बाद दे दिया 5 पर रेकरिंग, इस तरह से दिया। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले कितना है, 235 है, और 235 में हम लोग क्या करेंगे, 23 घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 235 और -23, आपको समझा देते हैं 235 -23, और इसमें देखिए एक संख्या पर कितना है रेकरिंग है, तो उसके बदले हम 9 लिखेंगे, और देखिए 2 संख्या इसी तरह से है तो उसके बदले में हम लोग 0 लिख देंगे, यानी कि हमारा इसको जो सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो दोस्तों जब इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे तो बस चुटकी बजाना है और इसका आंसर आपको बता देना है, और इसका आंसर है वो बिल्कुल 100% आपका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो दिसंबर लास्ट तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि उनको भी फायदा हो। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।